हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की मैराथन नंबर 2 या पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने अति लघु प्रश्नों का पार्ट 1 कवर कर लिया था और आज बचे कुछ जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको लपेट लेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, और आई होप इतने क्वेश्चंस आपके लिए काफी होंगे प्रैक्टिस के लिए अति लघु प्रश्नों की। अगर आप इन सबको तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। और मैराथन के लिए भी आप जरूर देख लेना वीडियोस, उसका लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वो भी आपके लिए देखना मस्ट है। तो चलो फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज की इस क्लास की। सो गाइस, पार्ट 1 में हमने 70 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अब आगे के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 यहीं से शुरू करेंगे। परितंत्र किसे कहते हैं, यानी इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो क्या है परितंत्र? परितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक मतलब जिनमें जीवन हो और अजैविक जिनमें जीवन ना हो। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध को या आंतरिक संबंध को ही हम परितंत्र कहते हैं। जब जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक घटकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि जैविक घटकों को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और तीसरा क्या होता है? डिकम्पोजर। ठीक है, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। इन 3 भागों में हम जैविक घटकों को बांटते हैं। उत्पादक में कौन कौन आ जाएंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है उपभोक्ता के प्रकार। इसके बाद अपघटनकर्ता। तो अपघटनकर्ता के कोई भी 2 एग्जाम्पल्स एक बार लिख करके मुझे बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक कर दिया, में सारी मैराथन जिनमें एक वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है, थ्योरी, और जो अब ये क्लासेस जा रही है आपकी एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन वाली, ये भी उसी में ऐड कर रही हूं मैं, ताकि सारी चीजें आपको एक जगह एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं? तो अभी अभी हमने जाना कि उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, और नीला हरा शैवाल भी उत्पादक में ही आएगा, उत्पादक का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है? सेकेंडरी कंज्यूमर से आप क्या समझते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, और इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं। ठीक है, ये सभी मांसाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, जो भेड़िया, बिल्ली, मेंढक इत्यादि, ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। अगर पूछे तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, टर्शरी कंज्यूमर, तो वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे शेर हो गया, सर्प हो गया इत्यादि। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है, रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? रुधिर स्कंदन मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में, कि रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स मदद करती है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स मदद करती है रुधिर स्कंदन में या रक्त का थक्का जमने में। आपने देखा होगा कई बार जब चोट लग जाती है तो खून का स्राव होता रहता है ना, खून बहता रहता है, तो वहां पर थोड़ी देर बाद एक परत जम जाती है। वो किसकी हेल्प से जमती है? प्लेटलेट्स की हेल्प से जमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोग्लोबिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, और इसको अच्छे से एक बार समझ लो। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन वह रंगा पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। और हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है, और साथ ही मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये 3-4 क्वेश्चन इसी से क्लियर आपके हो जाते हैं।
अच्छा, आगे पूछा गया है आपसे धमनी और सीरा में अंतर बताइए। वेन्स में और यहाँ पर अरोटा में आपसे अंतर पूछा गया है। चलो देख लेते हैं। धमनी और शिरा में क्या अंतर है। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, ठीक है। हृदय से लेकर के बाकी सभी, जैसे मान के चलिए ये हमारा हृदय हो गया, हालांकि सेप ऐसी नहीं होती, आप प्रैक्टिस करना क्योंकि कई बार बोल दिया जाता है। तो हृदय से बाकी सभी अंगों में पहुंचाता है ब्लड, कौन, धमनियां। जबकि शिरा जो है वो रक्त को अंगों से ला करके हृदय में छोड़ती है, ठीक है। बाकी हमारी बॉडी से ला करके हृदय में छोड़ती है कौन, शिराएं। और धमनियां जो है, जो साफ ब्लड होता है उसको हमारी बॉडी के अन्य पार्ट्स तक पहुंचाती है। क्लियर हो गया डिफरेंस। पहला तो यही हो गया। दूसरा है, देखो जैसा कि हमने अभी बात करी कि धमनी जो है वो सुधीर रक्त बहता है धमनियों में, जबकि इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है। बाकी इसको छोड़ करके बाकी सभी धमनियों में जो रुधिर बहता है वो शुद्ध होता है। जबकि शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी अशुद्ध इम्प्योर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है फुफ्फुस शिरा। बाकी सभी में अशुद्ध जो रुधिर है वो बहता है। तीसरा इसमें डिफरेंस क्या है कि धमनी में रक्त दाब के साथ बहता है। धमनी में जो रक्त होता है वो दबाव के साथ बहता है, जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप आपका क्लियर आंसर। अच्छा ये बताओ धमनी में दबाव के साथ क्यों बहता है। क्योंकि भाई जब हमारा दिल धड़कता है ना तो सिकुड़ता है ना। सिकुड़ने से क्या होता है, पंप की तरह फिर उसको हमारे ब्लड को वो आगे धकेलता है धमनियों में पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, इसलिए इसमें दबाव तेज रहता है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी कई बार आ चुका है ये, कि रुधिर वर्ग की खोज किसने करी थी, या रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप की खोज करता कौन है। तो याद होना चाहिए आपको, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर रुधिर वर्ग की खोज करता है। कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन है जो मदद करता है। तो ये है विटामिन के। कौन सा, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन अनिवार्य होता है। तो इसका है फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है रक्त का थक्का बनने में, है ना। क्लियर रहेगा। प्लेटलेट्स भी हेल्प करती है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो भी, और विटामिन के की सहायता से ही रक्त का थक्का जमता है। आगे पूछा गया है, रक्त का रंग जो है वो लाल क्यों होता है। तो अभी अभी हमने देखा है ना, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अभी जाना ना, चलो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हिम रंजक नामक रंजक होता है जो रुधिर को क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहो यौगिक पाया जाता है जिसे हिमेटिन कहते हैं, ठीक है। आयरन की मात्रा पाई जाती है इसमें, जिसे हम हिमेटिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो कितना होता है, यानी कितने दिनों तक जीवित रहती है, ठीक है, ये ब्लड सेल्स। तो उनका जीवन काल यहाँ पर दिया गया है। आरबीसी 20 से 120 दिनों तक इनका जीवन काल होता है, ठीक है। 20 से 120 दिन तक जीवित रह सकती है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन और रुधिर प्लेटलेट्स 3 से 5 दिन। तो ये ध्यान रखिएगा, इनमें से आई थिंक आरबीसी वाला क्वेश्चन आ चुका है कि कितने दिन क्या जीवन काल होता है आरबीसी का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स में ही यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है। वो कौन सा जीव है। तो ध्यान रखिए ये दो है ना, इंपॉर्टेंट है, ऊंट और लामा, ठीक है। ऊंट और लामा नामक जो स्तनधारी है, इनमें आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। किसमें, ऊंट और लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी यानी लाल रुधिराणु के क्या क्या कार्य होते हैं।
चलिए, सबसे पहला तो यही है कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है कौन? आरबीसी। इसके साथ साथ शरीर की प्रत्येक कोशिका में से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है, ऑक्सीजन तो पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है, और रुधिर को लाल रंग जो है वो प्रदान करता है। ये सभी कार्य किसके हो गए? आरबीसी के हो गए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं कि इनकी कैसी प्रवृत्ति होती है, ये क्या खाते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं, है ना। आप ना इसमें उदाहरण भी लिखिएगा, यहाँ उदाहरण करके एक कॉलम और बनाइएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इधर उपभोक्ता, इधर प्रवृत्ति और इधर उदाहरण लिखिएगा कि जैसे भाई बकरी हो गया, गाय हो गया, है ना, जो शाकाहारी होते हैं जीव, उनका नाम आप लिखिएगा इसमें, ठीक है। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, जो मांसाहारी होते हैं, जैसे हमने अभी देखा है ना, मांसाहारी जीव कौन कौन से हो जाएंगे वो आप इसमें लिखिएगा। तीसरा क्या है? तृतीयक उपभोक्ता, जो कि सर्वाहारी, जो सब खा लेते हैं, जैसे मानव हो गया, है ना, सर्वाहारी होता है मानव, ठीक। अच्छा, द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन आ जाएंगे? अभी ऊपर क्वेश्चन गया है ना, तो इसलिए आप आंसर बताओ, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटनकर्ता और अपघटक से आप क्या समझते हैं? अपघटनकर्ता किसे कहेंगे या अपघटक या डिकम्पोजर किसे कहते हैं? इसको पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सड़े गले जितने भी पदार्थ होते हैं ना, उनको छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़कर उनका अपघटन करने का काम करते हैं। चलो देख लेते हैं। अपघटनकर्ता वे जीव है जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं या अपघटन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक इक्वेशन टाइप आप बना सकते हैं अच्छा दिखाने के लिए अपने आंसर कॉपी को। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये उदाहरण है किसके? अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर के। अपघटनकर्ता के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है? तो चलिए देख लेते हैं। कौन होते हैं अपघटनकर्ता? ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ठीक। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, ये क्या है? इनका काम है। और इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक सफाई कर्मी भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो आप सोच सकते हैं कि अगर पेड़ पौधे सड़े हुए एज इट इज पड़े रहेंगे, है ना, अगर कोई जीव जंतु मर गया है तो वो मिट्टी में नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि यही वो काम करते हैं, उसको मिट्टी बनाने का, उसको छोटे छोटे पदार्थों में अपघटन करने का यही काम करते हैं। अगर ये ना हो तो फिर बहुत दिक्कत वाली हो जाएगी, हर जगह बदबू ही बदबू होगी, है ना। कोई अगर मर गया कोई जीव जंतु तो वो सड़ जाएगा, सड़ेगा, गलेगा, उसमें स्मेल होगी, लेकिन ये क्या करते हैं, उससे पहले पहले उसको खत्म करके मिट्टी में मिला के सफाया कर देते हैं उसका, है ना। आगे चलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता है जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादक से प्राप्त करते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों से ये अपना भोजन लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत सारे शाकाहारी जीव आ जाते हैं, जैसे खरगोश हो गया, टिड्डी, हिरन, हाथी, घोड़ा, है ना, इत्यादि। ये सारे शाकाहारी जीव किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण क्या हो जाएगा? सर्प हो गया, है ना, शेर हो गया। सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण क्या होगा? मनुष्य, बाज, ठीक है, जो सब कुछ खा सकता है। आगे चले। परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो हमने देखा था ना कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये कैसा होता है? सदैव सीधा होता है और एक दिशात्मक होता है, ठीक है। यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी सदैव एक दिशात्मक होता है और सदैव सीधा होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन कल वाली वीडियो में भी मैंने समझा दिया था, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया कि पॉलिथीन इस्तेमाल करना मना है? तो ये 21 फरवरी 2016 से प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि फिर भी लोग खुलेआम लेके घूमते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
आगे देखते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो खोजकर्ता है वो कौन है, विलियम हार्वे है। रुधिर के लिए कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है, तो हमने अभी जाना कि आरबीसी ही रुधिर परिवहन में सहायता करती है, रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिराणु है ना, ये ऑक्सीजन को हमारी सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो मानव रक्त में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो प्लाज्मा हो जाएगा और रुधिराणु। रुधिराणु में कौन कौन आ जाएगी, आरबीसी आ जाएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आ जाएगी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स भी इसी में आ जाएगी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रुधिराणु में। तो अगर पूछे मानव रक्त के कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा और रुधिराणु। आगे चलते हैं, प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे ब्लड का लगभग 60% जो भाग होता है ना, ये प्लाज्मा होता है और ये ऐसा तरल पदार्थ होता है, बिना रंगहीन तरल पदार्थ हम इसको कह सकते हैं। यह अजीवित तरल पदार्थ होता है और इसमें 90% प्लाज्मा में क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। ठीक है, पानी से मिलकर के बना होता है ये। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है ना कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार के रुधिराणु होते हैं। रुधिर का कार्य बताइए, ब्लड का काम क्या होता है। भैया ब्लड का काम क्या होता है, यहाँ पर हम ये तो कह नहीं सकते कि रक्त का थक्का जमाना है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है ना, ये मत लिखना। ऑक्सीजन और CO2 एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जित पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करना, ये बिल्कुल ठीक है ना भाई। ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, पचा हुआ भोजन हो जिससे एनर्जी मिलती है ना, उत्सर्जित पदार्थ हो, हार्मोन्स हो, इन सब का संवहन हमारे शरीर में कौन करती है, रुधिर करता है, ब्लड करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रण करने का काम भी यही करता है और हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा भी करता है। आगे चलते हैं, रुधिर बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक हम किसे कहेंगे। तो देखो, रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर आधान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए उसमें रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जा सके। और समय समय पर सरकार रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप भी लगाती है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के बॉक्स में हम ब्लड को जमा करके रख सकते हैं, है ना, कितना डिग्री उसका तापमान होना चाहिए। एक बार बता दो, ब्लड का पीएच मान क्या होते हैं, है ना, जल्दी बताओ, कल डिस्कस किया था कितना होता है पीएच मान। चलो तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है, यानी हमारे शरीर के भार का 7% हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड होता है। मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भार का होता है। ये आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का जितना भार है उसका 7% ब्लड होता है। अच्छा, एक वयस्क मानव में औसतन कितना ब्लड पाया जाता है, कितने लीटर, तो कल डिस्कस किया था, बता दो फटाफट से अगर याद है आपको, जल्दी से आंसर करो। इस तरीके से बीच बीच में क्वेश्चन मैं आपसे पूछती रहूंगी ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए एक तरह से कि भाई कल वाली चीजें आपको याद है कि नहीं है ना, वो भी डिस्कस हो जाए। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर क्या है, तो रुधिर क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, अतः यह कहा जा सकता है कि रुधिर क्षारीय विलयन होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस किसे कहते हैं। यदि पिता का RH पॉजिटिव हो तथा माता का RH नेगेटिव हो, तो बच्चा जो जन्म लेने वाला शिशु है ना, उसे जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि एक सिचुएशन है जिसको एरिथ्रोब्लास्टिस बोला जाता है, कि अगर फादर का जो RH है ना वो पॉजिटिव है और मदर का RH नेगेटिव है, तो उनसे पैदा होने वाली संतान ना या तो गर्भावस्था के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर जन्म लेने के तुरंत बाद। और बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या समस्या आ रही है ना, लेकिन ये इस समस्या के कारण ऐसा होता है। आगे चलते हैं, धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो हमें कहाँ से मिलती है धातुएं। भैया हम खनिज पदार्थों को, धातुओं को कहाँ से निकालते हैं,
भाई जमीन से, है ना, खुदाई करके निकालते हैं, खनन करके निकालते हैं, तो कहाँ से? पृथ्वी की भूपर्पटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज किसे कहा जाता है? तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? वही खनिज कहलाते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रुधिराणु यानी WBC के क्या क्या कार्य होते हैं? देखो RBC के कार्य हमने ऊपर डिस्कस किए थे, अब WBC के कार्य डिस्कस करते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, यानी जो रोग है उनसे बचाती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती है, यानी अगर कोई जीवाणु आ जाता है हमारे शरीर में, है ना, ब्लड में घूमता घूमता, तो ये उसका भक्षण करती है, उसको मारती है, या यूं कह लो कि उसको डैमेज कर देती है। हमारे शरीर को बीमारियों से बचा के रखने का काम भी WBC का होता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है ये, लेकिन इनका जीवन काल देखो कितना कम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो देखो अगर हीमोग्लोबिन की कमी, या आपसे कह दे कि ब्लड की कमी अगर शरीर में है तो कौन सा रोग होता है, तो उसको हम कहते हैं एनीमिया, है ना। क्या कहते हैं? एनीमिया। हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता, है ना, कि रक्त अल्प, अगर इसको अलग अलग करके देखें, अल्प मतलब कमी होना, तो रक्ताल्पता या फिर एनीमिया रोग हो जाता है अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए। अच्छा, अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? आपको पता है कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे जो है RBC बनने में मदद करते हैं? बिल्कुल, या आयरन प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? पालक हो गया, गाजर हो गया, है ना, ये सारी चीजें खानी चाहिए। आगे बात करते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। देखो रुधिर प्लेटलेट्स क्या काम करती है? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग करने में हेल्प करती है। कौन? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। और ये सारी चीजें ना, देखो आपको हर एक चीज में कि भाई प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है ना, कितने दिन तक जीवित रहती है, ये हर एक चैप्टर मैंने एक ही क्लास में डिटेल में आपको थ्योरी समझाई हुई है, महामैराथन क्लास में। अगर आपने उसको नहीं देखा है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने मेन कमेंट बॉक्स जो है उसमें पिन कर दिया है लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके आपको पूरी मैराथन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसको सेव कर लेना अपनी प्लेलिस्ट में, आप उसको ऐड कर लेना, ताकि आपको जब भी देखना हो आप फटाफट से जाए, ढूंढना ना पड़े आपको, और तुरंत क्लिक करके आप वो वीडियोस देख पाए। बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी रुधिर वर्ग को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ग को सर्वाग्राही या सर्वग्राही कहते हैं? सर्वदाता कौन सा होगा? O, है ना, O ब्लड ग्रुप। और सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा? AB। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर और इसको रिसेप्टर कहते हैं। आगे चलते हैं, रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि रुधिर वर्ग जो है इसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? A, B, AB और O, ये 4 प्रकार का होता है। आगे पूछा गया आपसे, पिग आयन किसे कहते हैं? पिग आयन किसे? वो आयरन नहीं होगा, ये आयरन हो जाएगा। पिग आयरन किसे कहते हैं? तो वात्य भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है उसे ही हम पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, वात्य भट्टी से प्राप्त लोहे को ही हम पिग आयरन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, देखो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई बल्ब जलता है ना, तो थोड़ी देर बाद आप उसको बंद करके उस पर हाथ लगा के देखना कितना गर्म हो जाता है ना। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है, क्योंकि ये साथ साथ में ऊष्मा भी छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये किसका प्रिंसिपल था कि योग्यतम की ही उत्तरजीविता होगी? ठीक है, ये दिया था किसने? चार्ल्स डार्विन महोदय ने। कौन से? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण होते हैं? थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण होते हैं? तो इससे चेहरा जो है वो सूखा लगता है, लगातार बीमार रहता है इंसान, और उसका वजन नहीं बढ़ता। इसी तरह के कई और लक्षण होते हैं जो बच्चों में या जो भी पीड़ित है उसमें दिखाई देते हैं, जिनको थैलेसीमिया रोग होता है।
आगे बात करते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है, यानी फूड चेन किसे कहते हैं। देखो, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जन एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखो, नंबर ज्यादा लेने की ट्रिक ये होती है कि जैसे इसमें खाद्य श्रृंखला पूछ लिया तो आपने 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे फूड चेन बना करके दिखा दी। यहाँ कोई जीव बनाया कि भाई यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे से फिर उसके बाद आपने बना दिया टिड्ढा, ठीक है, बना के देख लेना 1-2 बार तो आपको फिर याद रहेगा। यहाँ टिड्ढा बना दिया, फिर इसके बाद आपने यहाँ बना दिया मेंढक, ठीक है। इस तरीके से एक आपने सिंपल सी फूड चेन बना दी। तो देखने वाले को, आपका जो भी एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी चेक करेगा तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ आता है बच्चे को कुछ, ठीक है। तो बढ़िया नंबर इस तरीके से मिल जाते हैं। उदाहरण, जहां उदाहरण दे सको वहां जरूर उदाहरण दिया करो, है ना। हेडिंग डाला करो, जैसे खाद्य श्रृंखला क्या है तो पहले हेडिंग डालो अपनी एक स्केच से, ब्लू स्केच रखा करो और ब्लू स्केच से फिर आपने बड़ी बड़ी सी हेडिंग डाली खाद्य श्रृंखला, ठीक है, खाद्य श्रृंखला, और फिर उसके नीचे अंडरलाइन करके देन आपने यहां से लिखना शुरू किया अपना आंसर। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ये बस आपकी एक ट्रिक होती है कि भाई हम अपनी कॉपी को कैसे सुंदर दिखाए कम से कम टाइम में, क्योंकि इतना टाइम तो आपके पास नहीं होता कि भाई आप बैठ के कॉपी को सजाओ अच्छी तरह, बहुत साफ साफ लिखो, है ना, क्योंकि इतनी जल्दी आपका पेपर खत्म करना होता है, आपको बहुत लिमिटेड सा टाइम रहता है, तो उसमें पेपर ही पूरा हो जाए वही बड़ी बात होती है। तो ऐसे में ना आप ये थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक बनाओगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है स्किल्स वो दिखाओगे उसमें, तो अच्छी लगेगी आपकी कॉपी और जाहिर सी बात है मार्क्स भी फिर बढ़िया ही मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, चीजें समझ में आई होंगी। कल हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा पेपर नंबर 4 उसकी मैराथन लेकर के आऊंगी मैं। अति लघु प्रश्नों की जितने भी महत्वपूर्ण हैं उनको कवर करेंगे, उसको जरूर देखना। और अगर आप नोट्स चाहते हैं दोस्तों, थियोरेटिकल नोट्स अगर आप चाहते हैं तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे सारे नोट्स की PDF। 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर दोनों को मिल जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।